हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा और हाइजेंस प्रिंसिपल में ये देखा कि किसी भी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स की तरह बिहेव करता है और वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। एंड एवरी सेकेंडरी सोर्स प्रोड्यूसेस wavelets that propagates in all the directions with the speed of wave। ठीक है, जिसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है प्रोपगेशन का उसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसमें एम्पलीट्यूड जीरो होता है, जिस कारण से पीछे की तरफ वेव हम लोगों को दिखता नहीं है। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने ये देखा कि एक वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स है और वो सेकेंडरी सोर्स नया वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। फिलहाल अपने बात को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये बात ध्यान में है तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो हाइजेंस प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग आज रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग सबको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू कांस्टेंट ये कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वेव थ्योरी से इस चीज को बड़े ही सेटिस्फैक्टरी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम लोग दो अलग अलग मीडियम कंसीडर करेंगे और ये मान लो मीडियम 1 है, ठीक है, और ये है मीडियम 2। ठीक है बच्चों, फिलहाल अगर हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो आप लोगों को याद होगा मैंने कैसे बताया था रेयर और डेंसर मीडियम को। तो वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा है वो रेयर मीडियम कहलाता है, और वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कंपैरेटिवली कम है उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें मीडियम 1 की, तो मीडियम 1 में हम लोग वेलोसिटी v1 मान लेते हैं लाइट का, और मीडियम 2 में वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट मीडियम रेयर है और सेकेंड मीडियम डेंसर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। तो ये मेरा नोन पैरामीटर है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा कम है और फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम कंफर्म हो गया हमारा, फर्स्ट मीडियम रेयर सेकेंड मीडियम डेंसर। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर करना है, एक प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके का है, अगर मान लो ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट आगे की तरफ प्रोपगेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये पूरा पूरा वेव फ्रंट आगे की तरफ प्रोपगेट कर रहा है यूं, और ये भी आ रहा है। तो बच्चों ये वेव फ्रंट जो है ये इस पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स है ना, और ये सभी पॉइंट्स सेम फेज में हैं। वेव फ्रंट बताने के टाइम पे मैंने आपसे बताया था फेज का मतलब क्या है। तो वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट का फेज एक बराबर होता है, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी सेम। तो बच्चों यहां से अगर ये पॉइंट ट्रैवल करते करते यहां तक आ चुका है
तो इस पॉइंट के साथ जो फेज में है वो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट सबको सेम फेज में है। अब देखो ये जो स्ट्रीम है, ये जो वेव है, इस वेव का ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ सेम फेज में है। आप देखो, अगर स्ट्रेट आप यहां पे ड्रॉ करो, थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं यूं। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट आपस में सेम फेज में है। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है। आराम से समझना है। प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ा और ये पॉइंट आपस में सेम फेज में है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हुआ, यहां पे ध्यान देना है। अब ये पॉइंट तो यहां से आते आते अभी क्या हुआ, ये सरफेस का जो इंटरफेस है, इसके ऊपर मीडियम 1 है, इसके नीचे मीडियम 2 है। तो ये पॉइंट जो है वो तो यहां पे आकर के टकरा गया है सरफेस इंटरफेस से। ठीक है, इसका नाम कुछ दे देते हैं हम लोग ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो ए इंटरफेस पे आ चुका है मीडियम 1 और मीडियम 2 के, मीडियम 1 और मीडियम 2 के इंटरफेस पे आ गया। बट बी अभी भी मीडियम 1 में ही है। बी जो है वो अभी भी मीडियम 1 में ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि ए कहेगा कि भाई बी आप ही यहां तक पहुंचो, तब तक हम यहां पर वेट करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। ये जो वेव आया है, ये वेव पहले पहुंच गया है इंटरफेस पे, और ये वेव जो है ये अभी भी अपने जगह पे ही है, मतलब फर्स्ट मीडियम में ही है, अपनी जगह पे है, मतलब अपने पुराने वाले मीडियम में ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वेव वेट करेगा, रुकेगा और इंतजार करेगा इस वेव का कि ये भी इस इंटरफेस पे पहुंचे तो फिर दोनों लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो बच्चों अभी इसको यहां से यहां आने में कुछ टाइम लगना है। तो मान लो कि वो टाइम है टाउ। ठीक है बच्चों, अब टाउ टाइम लगेगा इसको यहां से यहां पहुंचने में। तब तक ये भी जो पॉइंट है ये नेक्स्ट मीडियम में जाएगा। अब इसे एक सेकेंडरी सोर्स की तरह कंसीडर करो, इसको ए को अगर हम लोग सेकेंडरी सोर्स की तरह ट्रीट करें तो ये क्या करेगा, एक वेवलेट प्रोड्यूस करेगा, है ना, और ये वेवलेट आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगा जो इस मीडियम में लाइट का स्पीड है उससे। तो इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, v2। तो हम लोग तब तक इस वेवलेट को आगे प्रोपोगेट कराना है जब तक कि b यहां पर पहुंच ना जाए, इस इंटरफेस पे b पहुंच ना जाए, तब तक इस वेवलेट को आगे की तरफ प्रोपोगेट कराना है। तो जब तक कब तक, तो ये टाइम कितना लग रहा है b को इस पॉइंट पे पहुंचने में। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दो b डैश। तो b को b डैश तक पहुंचने में, इंटरफेस तक पहुंचने में टाउ टाइम लग रहा है। तो इस a को यहां तक पहुंचने के लिए, मतलब टाउ टाइम में, टाउ टाइम में ये भी कुछ डिस्टेंस अपना ट्रैवल कर लेगा। तो एक सर्कुलर आर्क आप लोगों को बनाना है। तो ये एक वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट है। ये थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं हम लोग।
तो बच्चों ये वेवलेट यहां तक आ चुका है टाउ टाइम में, ठीक है, पॉइंट ए का। अब देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो डिस्टेंस कितना होगा, या ये जो डिस्टेंस है बी से लेकर के बी डैश तक का, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर बच्चों ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है इस मीडियम में v1, तो ये स्पीड है v1, टाइम कितना लगा है टाउ, तो ये डिस्टेंस हो गया इसका। और ये पॉइंट अब पहुंच चुका है इस इंटरफेस पे, ठीक है। तो जब B यहां के इंटरफेस पे पहुंचा तो A का जो वेवलेट है वो कहीं यहां पर आ चुका है। अब इस वेवलेट का हर एक पॉइंट इस पॉइंट के साथ सेम फेज में कहलाएगा, B डैश के साथ सेम फेज में है, क्योंकि A के साथ B फेज में था। अब A का जो वेवलेट है इसके साथ B डैश सेम फेज में होगा। और नया वेव फ्रंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो एक टैंजेंट, कॉमन टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर के इस सर्कुलर आर्क पे एक कॉमन टैंजेंट हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो कॉमन टैंजेंट अगर तुम ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, यूं। ये कॉमन टैंजेंट आ गया। अब यहां से इस सर्कुलर आर्क पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो आपका वेव है, ये वेव का डायरेक्शन हो जाएगा आफ्टर एंटरिंग इन सेकेंड मीडियम। अब इसी को चाहो तो आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो और यहां B को इसके साथ पैरेलल एक्सटेंड कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये यहां पर ये सब पॉइंट आपस में सेम फेज में होगा, तो ये रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में सेम फेज में है। यहां पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम फेज में। तो देखो ये पूरा एक प्लेन वेव फ्रंट था। ये प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आया। अब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट अंदर चला गया और ये वाला पॉइंट अभी भी अपने मीडियम में था। तो जब तक ये पॉइंट यहां पे पहुंचा तब तक में ये पॉइंट यहां पे पहुंच चुका है। अब ये चूंकि प्लेन वेव फ्रंट है तो आगे यहां से यहां तक का एक प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो ये दोनों लाइन फिर से पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो है आपका कहलाएगा रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो ये फिनोमेना है जो रिफ्रैक्शन के टाइम पे हो रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ चीज ध्यान देना है, वो ये कि हम लोग यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जैसे यहां पर हम लोगों ने B और B डैश के बीच का डिस्टेंस लिखा है v1 इंटू टाउ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है बच्चों, यहां से लेकर के
ये पॉइंट जो है इसका नाम लेना होगा समथिंग ए डैश। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो बच्चों डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो स्पीड इनटू टाइम होगा। तो स्पीड कितना है v2, तो आप यहां पर लिखोगे v2 और टाइम जितना इसको यहां से यहां आने में लगा है उतना ही इसको यहां से यहां आने में लगा है, तो टाइम रहेगा टाउ। तो a डैश जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया v2 इनटू टाउ और b डैश जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया v1 इनटू टाउ। तो ये डिस्टेंस भी मेंशन हो चुका है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एंगल है सर, ये एंगल होगा I। थोड़ा ज्योमेट्री आपको देखो तो समझ में आ जाएगा। और ये जो एंगल है ये एंगल होगा आपका R। ये एंगल आपको खुद से समझना होगा कि ये एंगल I किस तरीके से हुआ और ये एंगल R किस तरीके से हुआ, ये आपको खुद से समझना है, क्योंकि 10th में आपको ज्योमेट्री पढ़ के आएगा, इतना मुझे पता है। चलो मेरा काम जो फिगर का है वो तो हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा है फिजिक्स में अगर कोई भी डेरिवेशन समझना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि सही सही डायग्राम बनाने हम लोगों को आना चाहिए। अगर एक बार आप सही सही डायग्राम बनाना सीख जाते हो और डायग्राम को समझते हो तो फिर आगे डेरिवेशन बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो चलो बच्चों हम लोग डेरिवेशनल पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से शुरू करो। इन ट्रायंगल ए बी डैश, ए बी डैश, ये एंगल I है, मैंने बता ही दिया। तो साइन I इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बी डैश और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी डैश। देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। और यहां पर ये आपका 90 डिग्री है, ध्यान रखना। तो साइन I इक्वल्स टू बी डैश अपॉन ए बी डैश। बी डैश कितना है बच्चों, बी डैश है v1 इनटू टाउ। तो मैं लिखूंगा साइन I इक्वल्स टू v1 इनटू टाउ अपॉन ए बी डैश, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ना है और वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल लेना है R, तो साइन R आपको यहां भी लेना है। आप लोग के साइन R परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर ए डैश और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी डैश। अब आप देखो ए डैश कितना है डिस्टेंस, तो ए डैश डिस्टेंस है v2 इनटू टाउ। इसे हम लिखेंगे v2 इनटू टाउ अपॉन ए बी डैश। ये है साइन R, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, आपको तो पता है कि इस लेंस लॉ में क्या है, साइन I अपॉन साइन R है। तो हम लोग अब साइन I अपॉन साइन R कर लेंगे। चलो ठीक है, इधर थोड़ा सा हम लोग इसको साफ करते हैं। तो नाउ टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का रेशियो ले लो तो लिखोगे क्या, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू v1 इनटू टाउ अपॉन ए बी डैश डिवाइडेड बाय v2 इनटू टाउ अपॉन ए बी डैश।
अब तो ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, टाउ और टाउ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ठीक है बच्चों, v1 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, v2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। और हम लोग को पता है ये मान लो फिलहाल इक्वेशन नंबर 3, हम लोग को पता है c अपॉन v1 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन v1 क्या कहलाएगा μ1 एंड c अपॉन v2 कहलाएगा आपका μ2। तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लें कि c बाई v1 और c बाई v2 वाला टर्म आ जाए तो बड़ा सही रहेगा। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, c कट जाएगा, यहां से v1 ऊपर जाएगा और v2 नीचे आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स से आप लोग देखो। अब देखो c अपॉन v2 को क्या लिखोगे, तो c अपॉन v2 को हम लोग लिखेंगे μ2 और c अपॉन v1 को लिखेंगे हम लोग μ1। तो बच्चों यही है हमारा स्नेल्स लॉ। above is known as Snell's law। ठीक है, अब देखो यहां पर तुम चाहो तो इससे एक और रिलेशन आप लोग निकाल सकते हैं, क्या, तो sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू v1। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है न्यू इनटू लैम्डा 1 और यहां पर v2 को लिख सकते हो न्यू इनटू लैम्डा 2। फर्स्ट मीडियम में या सेकंड मीडियम में किसी भी मीडियम में लाइट जब जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, पता है हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो यहां पे फर्स्ट मीडियम के लिए भी फ्रीक्वेंसी न्यू, सेकंड मीडियम के लिए भी फ्रीक्वेंसी न्यू। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो लैम्डा 1 आपका वेवलेंथ है फर्स्ट मीडियम में और लैम्डा 2 आपका वेवलेंथ है सेकंड मीडियम में। ये न्यू और न्यू कैंसिल हो जाता है, तो आपको यहां से sin i अपॉन sin r क्या मिलता है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये भी एक रिलेशन है, ये रिलेशन है ही है। और मेन तो यहां पर आपका स्नेल्स लॉ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट को वेव थ्योरी से समझा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैथमेटिकल पार्ट उतना कोई मुश्किल नहीं है, जो मेन पार्ट है वो है इस डायग्राम को समझना, इस फिगर को समझना। अगर ये फिगर आप लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस टॉपिक को एनसीईआरटी से भी पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना जो है वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। अब रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग रिफ्लेक्शन फिनोमेना को डिस्कस करते हैं यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो इसमें भी मोड ऑफ वॉइस सेम हम लोगों को प्रोसेस रिपीट करना है जो रिफ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक इंटरफेस ड्रॉ करते हैं, देन ये आपका मीडियम 1 होगा और ये जो भी मीडियम है इस मीडियम में आपका स्पीड जो है लाइट का वो है v। और ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका कब ये पेंटेड है, कोटेड है, तो लाइट को इधर तो पास करना ही नहीं है। लाइट जो भी आएगा वो इस मीडियम में ही रहेगा।
तो कोई दो मीडियम है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटरफेस की बात नहीं करेंगे, और ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक इंटरफेस लेंगे, तो इंटरफेस नहीं लेना है, दैट वाज माय मिस्टेक। हम लोगों को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेना है। ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो चूंकि एक ही मीडियम है इसलिए बस ये आपका मीडियम है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है ये क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट। कोई दूसरा मीडियम नहीं है, एक ही मीडियम है। तो इसलिए रहने तो ये मीडियम का जब कोई बात ही नहीं है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम है ही नहीं, तो वो मेंशन करना कोई जरूरी है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन वेव फ्रंट को किसी पर्टिकुलर एंगल आई पे इस सरफेस पे फॉल कराएंगे, समथिंग लाइक दिस। और ये है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, सॉरी लाइन नहीं, इस प्लेन पे आने वाला हर एक पॉइंट सेम फेज में होगा, एंड दिस इज माय प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, ये अपना प्लेन वेव फ्रंट है, और ये इस तरीके से कुछ इस मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है। तो बच्चों आप देखो ये वाला पार्ट जो है, ये यहां से जो वेव आ रहा है, इसका ये पॉइंट जब यहां पे पहुंचा, तब इस वेव का यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कौन सा पॉइंट इसके साथ फेस में है। तो ये आपका बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये पॉइंट और इस प्लेन पे आने वाला हर एक पॉइंट सेम फेज में है। सेम फेज में है मतलब ये भी पूरा का पूरा एक प्लेन वेव फ्रंट है। चलो इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं हम लोग। इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग समथिंग ए, और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। अब क्या होगा कि जैसे ही ये पॉइंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा तो अभी ये रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अभी भी इसके साथ जो ये पॉइंट है बी, जो दोनों सेम फेज में है, ये अभी भी एयर में ही है, मतलब इस मीडियम में ही है। इसे अभी इस मीडियम में और आगे ट्रैवल करना है ना। लेकिन ये पॉइंट तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा और ये पॉइंट आपका अभी भी इसी मीडियम में जाएगा। तो मान लो कि इस पॉइंट को यहां से यहां आने में तो कुछ टाइम लगेगा भाई, इस तरीके से। तो यहां से यहां आने में अगर इसे टाउ टाइम लगेगा, तो इस टाउ टाइम में ये जो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा, ये अब रिफ्लेक्ट करके एक वेवलेट प्रोड्यूस करेगा, और ये जितना डिस्टेंस यहां पर ट्रैवल किया है, यहां पर आते आते ये पॉइंट अगर बी डैश हो जाता है, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है v, टाइम है टाउ। इतना डिस्टेंस इसको अभी ट्रैवल करना था, और उतने टाइम तक ये यहाँ पर वेट करेगा नहीं। ये रिफ्लेक्ट करके जो भी वेवलेट बनाएगा वो वेवलेट इस आर्क के बराबर, ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा ही है, तो इस आर्क के बराबर यहां पर ये इस तरीके से इसका वेवलेट आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा। तो जब तक बी डैश पे पहुंचा, ए से जो वेवलेट प्रोड्यूस हुआ वो ट्रैवल करके यहां तक पहुंच चुका है ये वेवलेट। अब नया वेवफ्रंट अगर आपको चाहिए तो यहां से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे ले आते हैं इस तरीके से। हाँ, अब देखो ये जो वेवलेट आपका नया ड्रॉ हुआ है, यहां से आपको एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और वही टेंजेंट आपका
न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट बनेगा। तो ये जो है आपका नया वेव फ्रंट है और यहां से आपको ले जाना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट बन गया। तो ये पॉइंट, 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 ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो बच्चों ये जो वेव आया, इस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल आपका आई होगा, मैं थोड़ा फिर से दिखाऊं, ये एंगल आपका आई होगा और ये एंगल अगर आर है तो फिर ये तो आपका 90 डिग्री है, ये आर है, फिर आपका ये एंगल आर होगा, ठीक है। ये एंगल आर है तो फिर ये एंगल आर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल करेंगे इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल आपका ए बी और बी डैश, ए बी और बी डैश। ए बी बी डैश में आपका जो साइड है बी बी डैश और ट्रायंगल ए, इस पॉइंट का कुछ नाम देना होगा, इसका नाम देते हैं हम लोग सी, ए सी बी डैश। ए सी बी डैश, ए सी कितना होगा बच्चों, तो ये जो वेवलेट बना था, ये वेवलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितना बी से लेकर के बी डैश तक का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस भी आपका सेम है और ये डिस्टेंस है v इंटू टाउ, क्योंकि इस वेवलेट को यहां से यहां जाने में उतना ही टाइम मिला है जितना टाइम b को b डैश तक आने में मिला है। तो टाइम दोनों के लिए सेम है, स्पीड सेम है, तो जब स्पीड और टाइम दोनों सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो a c b आपका v इंटू टी होगा, टाउ होगा, और b b डैश भी आपका v इंटू टाउ होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी बी डैश और ट्रायंगल ए सी बी डैश में आप लिख सकते हो बी बी डैश इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो ये दोनों साइड बराबर है। दूसरा ए बी डैश किस ट्रायंगल में, ए बी बी डैश में, और ए बी डैश किस ट्रायंगल में, ए सी बी डैश में। साइड कॉमन है, तो बच्चों जब दो साइड आपका बराबर हो गया है और एंगल की बात करो, ए बी बी डैश में, ए बी बी डैश में एंगल ए बी बी डैश बराबर होगा ए सी बी डैश के, एंगल ए सी बी डैश में। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी बी डैश और ए सी बी डैश ये हो गया कंकरेंट, तो देयरफॉर
ट्रायंगल ए बी बी डैश कंकरेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी डैश के। कंकरेंट ट्रायंगल हो गया। अगर ट्रायंगल कंकरेंट है तो रिस्पेक्टिव एंगल सारे के सारे बराबर होंगे। तो फिर आप ए बी बी डैश में ए बी बी डैश में अगर हम लोग बात करें एंगल बी ए बी डैश बराबर होना चाहिए एंगल सी बी डैश ए की, सी बी डैश ए की। ठीक है, चूंकि कंकरेंट ट्रायंगल है। और देखो बी ए बी डैश कितना है आई, तो आप लिखोगे एंगल आई बराबर सी बी डैश ए, ये कितना एंगल है आर, तो ये हो गया एंगल आर। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी वेव थ्योरी से बड़े आसानी से सेटिस्फैक्टरी मेथड से आपका ये एक्सप्लेन हो जाता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर, और अच्छे से समझने के लिए आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके देख सकते हो। आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और मैं बता दूं कि दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोर्ड्स में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में से कोई एक पूछा जाता है, प्रूफ करने के लिए दिया जाता है कि प्रूफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रूफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। मेरा आप लोगों से बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे एक बार लेक्चर देखने के बाद, और इसका नोट्स फिर खुद से बनाओगे। यहाँ पे भी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।